असला उनका कल्चर है बुनियादी तौर पर। आप वहाँ पर चले जाएं तो लोगों ने बड़े सजा के अपने कांधों पे रंग बिरंगे उन्होंने कवर्स बना के उनमें ग्रेनेड लटकाए होते हैं। अगर बंदूक भी कंधे पे लटकाई होगी तो बंदूक की जो आगे टिप होती है वहाँ पर भी उन्होंने कोई ना कोई झालर लगाई होगी। तो दे टेक लॉट ऑफ प्राइड इन कैरिंग वेपन्स और होल्डिंग वेपन्स। तो जिरगा कंट्रोल करता था, जिरगा इन्फोर्स करता था, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता था और उसकी बात सब मानते थे। ऑपरेशन अलमिज़ान ओवरऑल उसका अम्ब्रेला था। हर एजेंसी में, बाजौड़ में, औरगज़ई में, मोमंद में, उसके बाद कोरम एजेंसी में ऑपरेशन हुए। वहाँ पर जब वो मौजूद थे तो आप नाम सुना होगा जिसमें बैतुल मसूद भी था, हकीमुल्लाह मसूद का नाम सुनते हैं। तहरीक तालिबान उस इलाके में जो शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया उसको ऑपरेशन ज़रब अज़्ब का नाम दिया। और भाई एक इशू तो है ना, पहले उससे तो लड़ो, इसको एक्सेप्ट करना कि प्रॉब्लम है। वो बाद में देखेंगे कि अभी हम आंखें बंद करके कर लें क्योंकि साजिश है तो मरते चले जाएं, ये तो कोई तरीका नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मैशफा प्रोडक्शंस। और आज मैं एक निजी फार्म पर मौजूद हूँ और हमारी बड़ी हेल्दी डिस्कशन हो रही थी तो सोचा कि आप लोगों को भी शामिल गुफ्तगू कर लिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर बाबर फारूकी साहब। थोड़ा सा तारुफ ये है कि ऑपरेशन ज़रब अज़्ब में इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। बाकी मुल्क पाकिस्तान के लिए भी इनकी बहुत सारी खिदमात हैं और अभी एक निजी कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैशफा को अपना कीमती वक्त देने के लिए सर। क्योंकि सर स्पेशलिटी अभी ज़रब अज़्ब है तो फिर मैं स्टार्ट वहीं से लेता हूँ गुफ्तगू, फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं। इस इलाके की स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है, क्या ज़रूरत फील हुई कि ऑपरेशन ज़रब अज़्ब किया जाए और इस इलाके के अंदर मेन मकसद क्या था, क्या इशू था जिसकी वजह से फ़ौज ने डिसाइड किया कि हम ऑपरेशन ज़रब अज़्ब की तरफ जाएंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने दावत दी और इस एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला जो कि ज़ाहिर है बावजूद इतना डिस्कस नहीं होता, बट जनरली पब्लिक को चूँकि पता है लोगों को कि इतना अहम ऑपरेशन जितना हम काम पाकिस्तान फ़ौज ने किया, कामयाबी से किया और उसके पूरे मुल्क में ओवरऑल सिक्योरिटी पे और हमारी इंटरनल सिचुएशन के बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका हुआ है। जैसे आपने पूछा कि ज़रूरत क्यों पेश आई, पाकिस्तान के जो कबायली इलाके थे इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो ज़ाहिर है बाकायदा तौर पर वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन चुके हैं। पहले उनको खसूसी हैसियत हासिल थी हमारे आइन और कानून के तहत। उसमें जब अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया और 9/11 के बाद, तो चूँकि ये तमाम कबायली इलाके इनकी सरहद अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है और वहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स इस तरह से कि लोगों की आमद और रफ्त के दोनों पार आने जाने में लोगों को तारीख़ी लिहाज से भी ये कबाइल आबाद हैं तो लोग आते जाते रहते थे, उनके लिए कोई दिक्कत का ऐसा कोई वहाँ पर सूरत थी नहीं। तो जब ये अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया तो बहुत सारे लोग उनके वहाँ पर जो कि तालिबान के साथ एफिलिएशन रखते थे, हमदर्दी रखते थे या तालिबान के साथ मिल के बहुत अरसे से अफ़गानिस्तान में बरसर पेकार थे, वो भी इस तरफ आ गए। तो उनके ख़िलाफ़ फिर हमें अपनी ही सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से लोग तो कहते हैं शायद कि किसी के कहने पर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि मेनली वो हमें अपनी ही वजह से करना पड़ा। क्योंकि वो लोग जब एक जगह के ऊपर हमारे इलाके में आके उन्होंने पनाह ली और आप दुनिया में फिर रहते हैं तो आप दुनिया आप पे एताज़ करती है, तो अब ये नहीं किसी को कह सकते कि जी ये ऐसा नहीं है। और जब आपका अपना मुल्क है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तमाम कबायली इलाकों में पाकिस्तान फ़ौज ने ऑपरेशन शुरू किए। उन ऑपरेशन में मुख्तलिफ नाम थे। ऑपरेशन अलमिज़ान ओवरऑल उसका अम्ब्रेला था जिसके अंदर रहते हुए हर एजेंसी में, बाजौड़ में, औरगज़ई में, मोमंद में, उसके बाद कोरम एजेंसी में ऑपरेशन हुए और लाइकवाइज फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में भी हुआ ऑपरेशन। तो इन तमाम इलाकों में जब ऑपरेशन हुए तो इन कामयाब फ़ौजी कार्रवाइयों की नतीजे में काफ़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी पाकिस्तान फ़ौज को। ज़ाहिर है कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों को भी, आम शहरियों को भी, सब ने मिल के कामयाबी से जब वहाँ से इस तरह के एलिमेंट्स को निकाल दिया तो शुमाली वज़ीरिस्तान जो एजेंसी है, जो अब ज़ाहिर है नाम तो उसका भी शुमाली वज़ीरिस्तान ही, लेकिन अभी वो कबायली इलाका नहीं है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उस काफ़ी देर तक मौजूद थे। मुख्तलिफ उसकी वजूहात थी। तो वहाँ पर जब वो मौजूद थे तो आप नाम सुना होगा जिसमें बैतुल मसूद भी था, हकीमुल्लाह मसूद का नाम सुनते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो उन्होंने एक तंजीम बना ली, उसके लोग वहाँ पर छुप के वहाँ पर उन्होंने पनाह ली हुई थी और वहाँ से फिर उसको बेस बना के ज़ाहिर पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते थे। तो उनको वहाँ से फाइनली जिस ऑपरेशन के तहत उनको वहाँ से निकाला गया, शिकस्त दी गई, उस इलाके को साफ़ किया गया और वो
इलाका भी दूसरी एजेंसीज़ की तरह पाक फ़ौज ने क्लियर किया, जिसके बाद फिर आपको पता है कि पूरे मुल्क में ओवरऑल अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर होगी और आज तक उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर बम धमाके एक आम सी चीज़ थी, दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ, उसके बाद वो फिर बहुत हद तक कम होगी और बतदरीज ख़त्म ही होगी। तो उस इलाके में जो शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया उसको ऑपरेशन ज़रब अज़्ब का नाम दिया गया। बेसिकली मुख्तलिफ मिलिट्री ऑपरेशंस आर्मी का एक तरीक़ाकार ही है, जब कोई अब ऑपरेशन करते हैं तो उसको एक नाम दिया जाता है, तो ताकि प्लानिंग सारी उसी हवाले से होती है, पर तारीख़ में भी वो उसी हवाले से याद रह जाता है। तो ये बेसिकली पस मंज़र है उस फ़ौजी कार्रवाई का। और आपने जहाँ तक उस इलाके की अहमियत का स्ट्रेटजी डेप्थ का नाम लिया, तो स्ट्रेटजी की डेप्थ तो एक ऐसा एक हकीकत है जो कि अभी तो खैर अफ़गानिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन और वहाँ पर जिस किस्म के लोग हुकूमतें आती रही उनको मुख्तलिफ लोगों की पुष्ट बनाई रही है, हिंदुस्तान की वहाँ पर बहुत इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई, जिसके वजह से अगर आप देखें तो आप उस माना में वो स्ट्रेटजिक डेप्थ शायद अभी फ़िलहाल नहीं है जिस तरीके से ये हुआ करती थी कि एक आपको बेसिकली चूँकि हमारा मुल्क का अगर आप हदूद अरबा देखें तो हमारी जो लंबाई में हमारा साइज़ ज़्यादा है, चौड़ाई में ज़रा कम है, तो बनस्बत हमारे दुश्मन हिंदुस्तान जो है उसको चौड़ाई में भी उसका साइज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम अमूमन लोग कहते हैं कि उनकी डेप्थ काफ़ी है, तो हमारी कम थी। तो जब अफ़गानिस्तान हमारा शुरू से ये जो अमेरिका की मुदाखले से पहले तक भी ख़ास तौर पे जिन दिनों में वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट थी, अफ़गान जिहाद के दिनों की बात कर रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान को भी हम कंसिडर किया करते थे कि जब कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो अफ़गानिस्तान हमें डेप्थ प्रोवाइड करेगा, यानी कि उस तरफ से हमें ख़तरा इतना नहीं होगा, तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्सेस होते थे उनको भी हम दुश्मन के ख़िलाफ़, अपने असली दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी जहाँ पर ऑपरेशन ज़रब अज़्ब की आपने बात भी की, ये वैसे भी जितने भी हमारी फ़ाटा में जो साबिक़ा हमारा फ़ाटा था उसमें जो हमारी 7 एजेंसीज़ थी उनमें सबसे बड़ी फंक्शनल एजेंसी ये थी, आबादी के लिहाज से भी और वहाँ पर जो ओवरऑल डेमोग्राफी थी लोगों की, कि यहाँ के लोग बहुत सारे मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाके बिज़नेस भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, दूसरा नौकरियों में हैं, आला ओहदों पर भी हैं, तो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम मेन लैंड से करीब है, बन्नू से बिचों के करीब है, आना जाना भी आसान था। तो और अफ़गानिस्तान का भी इसका बॉर्डर जो कि पख्ती या पख्तीका के साथ मिलता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर वो हार्ड कोर एरियाज़ थे जो तहरीक तालिबान के, तो इस वजह से ओवरऑल अहमियत इस इलाके की काफ़ी ज़्यादा थी। और यही एक रीज़न है कि तमाम एजेंसीज़ में एंड में जाके यहाँ पर हमें वो एक मेजर कार्रवाई करनी पड़ी और काफ़ी ज़ाहिर है मुज़ाहमत भी एक्सपेक्टेड थी, ये नहीं कि अनएक्सपेक्टेड थी, इन वजूहात की बुनियाद। यही मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से है कि आपको वहाँ पर मतलब ज़ाहिर है ऑपरेशन ज़रब अज़्ब जब हुआ तो वो उसका तो जो है वो क्या कहते हैं फैलाव काफ़ी ज़्यादा इलाके पे ऊपर था ना, मतलब वज़ीरिस्तान था, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ट्राइबल एरियाज़ थे जिनके अंदर ये सारा, कौन सा ऐसा इलाका था या कौन से ऐसे लोग थे जहाँ से आपको ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा या टफ़ टाइम दिया? असल में नेचर बाय नेचर वो लोग ज़ाहिर है सख्त जान है, उनकी तारीख़ अगर आप देख लें तो उनकी कबायली जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें भी ये असला रखना, असला लेकर, असला उनका कल्चर है बुनियादी तौर पर। ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त लड़ाई के लिए असला रखते हैं। आप वहाँ पर चले जाएँ तो लोगों ने बड़े सजा के अपने कांधों पे वो रंग बिरंगे फूल लगाए, रंग बिरंगे उन्होंने कवर्स बना के उनमें ग्रेनेड लटकाए होते हैं तो आप देख रहे होते हैं लंबे लंबे बाल नौजवान उसको मतलब ट्रेडिशनली वो रखते हैं। फिर अगर बंदूक भी कंधे पर लटकाई होगी तो बंदूक की जो आगे टिप होती है वहाँ पर भी उन्होंने कोई ना कोई झालर लगाई होगी। तो दे टेक लॉट ऑफ प्राइड इन कैरिंग वेपन्स और होल्डिंग वेपन्स। तो वो लोग समझते हैं कि हर वक्त मारते रहते हैं, बट चूँकि उनके कबायली तर्ज ज़िंदगी ऐसा है, इलाका ऐसा है, रगड माउंटेन्स हैं, टफ़ एरियाज़ हैं, वहाँ पर सर्वाइव करना भी इतना, तो जिस तरह के इलाका होगा जैसे माहौल होगा उसी तरीके के फिर वहाँ पर लोगों की नेचर भी होती है, मजाज वाइज भी और उनकी जिसामत भी वैसी ही होती है। तो उधर चूँकि वो फिर ऊपर से उनके जो ट्राइबल फ्यूड्स बड़े होते हैं, उनकी लड़ाई झगड़े ट्राइब्स वैसे ही होते हैं। चूँकि वो ट्राइबल एरियाज़ थे वहाँ पर रिट ऑफ द गवर्नमेंट उस तरीके से नहीं थी, ज़ाहिर कोर्ट्स नहीं थी, पुलिस का मुदखल नहीं था, लेवीज़ के ज़रिए एफसीज़ के ज़रिए कंट्रोल करते थे, पंचायत का निज़ाम था।
जिरगे का पेशा, हम यहाँ पर पंचायत करते हैं, वहाँ पर जिरगा कहते हैं। तो जिरगा कंट्रोल करता था, जिरगा इन्फोर्स करता था, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता था, और उसकी बात सब मानते थे, और मानते इसलिए थे कि वो यूज़ कर सकते थे, फोर्स भी इन पावर थे, उनको रूल्स भी कुछ इजाज़त देते थे। FCR फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन होता था, उसके तहत कुछ पावर दी गई थी जिरगे के लोगों को। मलक थे जो बड़े बड़े उनके मशहज़ नोटेबल्स होते थे। तो वहाँ पर जो ज़्यादातर जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ शुमाली वज़ीरिस्तान की बेल्ट थी ना, वहाँ पर ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, बिकॉज़ उन लोगों के लिए उस तरफ जाना आसान था, वहाँ से लोग फौरी तौर पे आके यहाँ पर पनाह ले लेते थे। तो बेल्ट के साथ साथ जो लोग थे, फिर हाइड आउट्स, वहाँ पर लेआउट ऐसे है, पहाड़ हैं बड़े बड़े, उनके अंदर केव्स हैं, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ना होने के बराबर, आना जाना इतना आसान नहीं है। जब आना जाना इतना आसान नहीं है, आपने पैदल जाना है, तो ज़ाहिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए जाते तो लोग थे, बट उनको पहले से खबर हो जाती थी, तो जिसकी वजह से उन एरियाज़ में ज़ाहिर है मज़ाहमत भी ज़्यादा थी, और उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा ऑपरेशंस भी करने पड़े। तो मकामी लोग थे जो वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे थे, उनका रवैया कैसा था, या वो भी मकामी लोग तो खैर ऑपरेशन जब हुआ तो वैसे ही लोग खाली करके चले गए ना। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उससे पहले तो पूरा इनखला हो गया, आम पब्लिक तो वहाँ से निकल आई। आपको याद, उन्होंने IDPs कैंप बनाए थे, इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, वो बन्नू में कैंप कुछ बने हुए थे, कुछ लकी मरवत में बने हुए थे, इन इलाकों में IDP कैंप्स जो बनाए हुए थे गवर्नमेंट ने, वो लोग वहाँ से आम पेशेरी तो माइग्रेट करके आ गए। तो जब एक्चुअली ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस वक्त तो वहाँ पर फिर वही लोग थे जो आपसे लड़ रहे थे, फ़ौज के साथ लड़ रहे थे, वो भी नज़र तो नहीं आते, छुप छुप के, वो इनके तरीक़ाकार ही गुरिल्ला वॉरफेयर का ये होता है। तो आम पब्लिक उस वक्त तो थी नहीं, बट उससे पहले भी तो शुमाली वज़ीरिस्तान में इलाकों में छोटे छोटे ऑपरेशन तो खैर पिछले 15 साल से जारी थे, जब से ये वॉर एंड टेरर शुरू हुई थी। मेजर ऑपरेशंस पूरी की पूरी एजेंसी वाइज तो शायद उस तरीके से ये आखिरी था, बट छोटे ऑपरेशन तो जब मैं उधर था तो उस वक्त भी थे, और उसमें मुकामी लोगों का, वो लोग बेचारे मजबूर होते हैं, वो ज़ाहिरन तो आपके ख़िलाफ़ नहीं लड़ते, बट उनकी मजबूरी होती है और वहाँ पर रहना होता है, और वो उनके ज़ाहिर है उनके कंट्रोल में होते हैं, डर खौफ होता है, उनकी ज़िंदगी उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो वो मुकामी लोग चाहते हुए भी आपसे उस तरह कोऑपरेट नहीं कर सकते। नज़र आपको यही आता है कि जैसे वो कुछ भी नहीं कर रहे, बट ज़ाहिर है वो उनको मजबूरन कह लें, बट कुछ दिल से भी, कुछ वहाँ पर रस्म व रवाज ऐसे हैं, उन्होंने थीम और नैरेटिव लोगों को ऐसा दिया हुआ था, बिकॉज बड़ा वो कंजर्वेटिव किस्म की सोसाइटी, वहाँ पर लोग रिलीजियसली ओरिएंटेड हैं बहुत दीन की तरफ, बट वो दीन को उनको फिर दीन को इस्तेमाल करके उनको नेगेटिवली वो रागिब दीन की तरफ करते हैं। तो वो लोग चूँकि उनको फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करते थे, उनको शेल्टर्स भी देते थे, चाहे वो मजबूरन देते हो, बट सारे मजबूरन ही कुछ विलिंगली भी दिया करते थे। तो लोगों के साथ जब तक और हमारा इशू ये था पाकिस्तान फ़ौज का, जो कि मैं बेसिकली कहना भी हाईलाइट भी ये करना चाहता हूँ, हमारे ऑपरेशन मुश्किल क्यों थे। ये इराक़ पाकिस्तान फ़ौज तो एक इतनी केपेबल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी है, हम तो पहले 1 साल 1.5 में पूरे इलाके को क्लियर कर देते, बट हम कोलेटरल डैमेज से हमेशा बचना चाहते थे, हम आम पब्लिक को निशाना नहीं बनाते थे, हम इस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली एरियल बम्बार्डमेंट नहीं कर सकते थे, हम टैग लेके उनके ऊपर नहीं, हम आबादियों को इस तरह निशाने, हम कोशिश करते थे सिर्फ इनकी हाइड आउट्स को या इनको निशाना बनाएं। वो चूँकि आबादी में आके शेल्टर लेते थे पब्लिक की, फिर हमें टाइम ऑपरेशन रोकने पड़ते थे, जिसमें वो फ़ायदा उठा के फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते थे। और यही एक रीज़न है कि हमें टाइम लगा, और यही एक रीज़न है कि दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाए, इतने लार्ज स्केल, इतने डिफ़िकल्ट ऑपरेशन में कोलेटरल डैमेज बहुत होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह स्वाय चंद एक इंसिडेंट्स के जो कि मिस्टेकनली एरियल स्ट्राइक्स, उसमें कुछ शुरू में अमेरिकन ने की, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत बड़े कोलेटरल डैमेजेस पाकिस्तान फ़ौज ने अपना नुकसान उठा लिया, अपनी कैजुअलिटी ज़्यादा करवा ली, लेकिन आम पब्लिक को बचाए रखा। किस किस्म का एमिनेशन, आगे से हथियार किस किस्म के इस्तेमाल बेसिकली उनके पास स्मॉल वेपन्स होते हैं, छोटा हथियार उनके क्लाशनकोफ ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं, या कुछ अफ़गान जिहाद के टाइम के रॉकेट लॉन्चर वगैरह भी थे, बट मेनली क्लाशनकोफ। या ये इन्होंने जो ट्रेंड बाद में आया ना, जब तहरीक तालिबान वाले ज़्यादा एक्टिव हुए अफ़गानिस्तान से इधर आके, तो उस वक्त इन्होंने ये IEDs आपने सुना होगा, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, ये जो छोटे छोटे रास्ते में लगा देनी, माइंस, छोटी माइंस, किसी भी चीज़ ज़मीन में दबा देना, रिमोट कंट्रोल, उसको जब आप आर्मी की गाड़ियाँ गुजर रही हैं ज़रूर बैठ के लाइन ऑफ साइड से रिमोट दबाया, उससे धमाका हो गया। ज़्यादातर कैजुअलिटीज़ इससे हुई हैं,
क्रॉसिंग पे लगा दी, रास्ते के ऊपर लगा दी, साथ बिल्डिंग में लगा दी। जिस बिल्डिंग में ऑपरेशन करने आप जा रहे हैं उस बिल्डिंग को पहले खाली करके निकल के जाते वहाँ पर डिवाइस लगा के आपने दरवाज़ा खोला है वो फट गई है, आपने किसी चीज़ को पाँव रखा फट गई है, आपने कोई ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ गिरी हुई आपने चीज़ उठाई है वो नीचे से वो उसको उसके साथ उसका रिलीज स्प्रिंग लगाया होता था वो उठी है उससे डिवाइस। तो इसको बूबी ट्रैप जैसे जंगों में लोग यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इन चीज़ों से हुई हैं। अदरवाइज़ स्मॉल वेपन जब कहीं पर वो आते थे, ज़ाहिर उनके पास टैंक्स या वो गाड़ियाँ या तोपें तो नहीं थी, बट रॉकेट लॉन्चर कुछ थे और बाकी ये आपके स्मॉल आर्म्स जिसमें क्लाशनकोफ ऑटोमेटिक वेपन यूज़ करते। तो कितनी पाकिस्तान आर्मी की कितनी शहादतें हुई हमारे जो है वो कुछ आप उसको एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी अगर आप अजरबैजान तक रखें तो मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है, बट काफ़ी हुई पाकिस्तान आर्मी की। और मतलब जो आपको कहना चाह रहा हूँ ना, जो शहादतें या कैजुअलिटीज़ फ़ौज की हुई उसके मेजर रीज़न यही थी कि हम कोलेटरल डैमेज को जो है ना बचाते थे, आबादी को बचाते थे। तो उसमें बाज़ औक़ात लोग हमारे ट्रैप हो जाते थे, या जब आप सफ़र कर रहे हैं रास्ते में गाड़ी के ऊपर लगा दी, उससे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो हमारे कैजुअलिटीज़ आर्मी की हुई हैं उसमें सिर्फ हमारे जवान नहीं हुए, हमारे अफसर यंग अफसर्स की काफ़ी कैजुअलिटीज़ हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्राइड है पाकिस्तान आर्मी के लिए कि दुनिया की किसी भी आर्मी में अगर ऑफिसर्स टू मैन रेशो देखें कि वो पाकिस्तान आर्मी से ज़्यादा किसी का नहीं है। और यही एक कामयाबी की रीज़न भी है कि जो हमारे यंग ऑफिसर थे ना वो लीड करते हैं ऑपरेशन में, आगे जाते हैं। जब कैप्टन या लेफ्टिनेंट या कोई मेजर खुद आगे जा रहा है तो ज़ाहिर उसके जवान भी पीछे से उसके जाएंगे, हौसला भी फिर तो कैजुअलिटीज़ की एग्जैक्ट तो मुझे इसकी तादाद वो तो खैर आपको कहीं से मिल जाएगा, बट काफ़ी उसमें बट बहुत ज़्यादा जो हम लोग वो कह रहे थे उतनी भी नहीं है, बट काफ़ी साइजेबल कैजुअलिटीज़ पाकिस्तान आर्मी की उसमें हुई है। सही। तो जिस तरह अभी हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे जो है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के रोल की हम बात कर रहे थे इसके अंदर, थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम अभी कर लेते हैं बात के इंडिया और अफ़गानिस्तान का क्या रोल रहा है इस सारी। इंडिया अफ़गानिस्तान का बड़ा क्लोज उसमें रहा, बिकॉज अफ़गानिस्तान में देखें, अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन को देखें ना जी, तो अफ़गानिस्तान में उसका डेमोग्राफिकली पॉपुलेशन दो हिस्सों में डिवाइड है, एक पख्तून एक नॉन पख्तून। पख्तून ये जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ जितनी इनकी आबादी है ना वो सारे के सारे पख्तून है और वो मेजॉरिटी में है। जो डीप अगर आप चले जाएँ तो सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, या जो ईरान के बॉर्डर के साथ या सेंट्रल अफ़गानिस्तान में हज़ाराज हैं, अहले तशी के जो कुछ पॉकेट्स हैं वो लोग नॉन पश्तून हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी शुरू से कॉन्फ्लिक्ट पश्तून और नॉन पश्तून का रहा। इवन अफ़गान जिहाद के दिनों में भी अगर आपको याद हो शुरू में ये इकट्ठे थे, बट रशियन पुल आउट के बाद ये आपस में क्यों लड़ना शुरू हो गए। वो मुल्ला जो अहमद मसूद था, अहमद शाह मसूद, वो उज़्बेक था और यहाँ पर गुलबद्दीन हिकमत यार और ये दूसरे लोग जितने भी थे पश्तून थे। तो ये फिर मुल्ला उमर भी पश्तून था, तो इनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और वो जो लोग थे जो नॉन पश्तून उज़्बेक ताजिक थे वो ये समझते कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना ये पश्तूनों को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ख़ास तो जब तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पर रही। और वो इस वजह से अहमद शाह मसूद वगैरह ये लोग जो है वो पाकिस्तान के उस लिहाज से ख़िलाफ़ हो गए। अभी जब वो थोड़े से उनके अंदर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट आ गया तो इंडियंस को तो मौका चाहिए होता है। इंडिया तो हमारा अज़ली दुश्मन है, उसने पाकिस्तान के साथ अपनी दुश्मनी सिर्फ इंडिया की हद तक महदूद नहीं रखी हुई। एनीवेयर इन दी वर्ल्ड आप देखें जहाँ कहीं भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, चाहे मिलिट्री इंटरेस्ट है, चाहे आपका डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है, चाहे लोकल कम्युनिटी के लेवल पर इंटरेस्ट है, इंडियन वहाँ पर जाएंगे और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अगेंस्ट, आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट वहाँ पर जाके भी काम करेंगे। अमेरिका में, यूरोप में चले जाएँ आप, अगर एक पाकिस्तान का बिजनेस किसी पाकिस्तानी का फ्लरिश कर रहा है पर्सनली तो उसके अगेंस्ट जाके वो लोकल मार्केट में जाके उसको फेल करने की कोशिश करते हैं। वो हर जगह यही करते हैं। तो उनको जब ये नज़र आया तो उन्होंने वो नॉन पश्तून्स को फिर उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनको मिलिटरीली पैसा देना, इन्वेस्ट करना, वेपन्स देना। और जब अफ़गानिस्तान में आपको याद हो अमेरिका के आने के बाद फिर वहाँ पर कुछ वो उन्होंने उसको हामिद करज़ई को इंस्टॉल कर दिया एज अ प्रेसिडेंट, तो उसको ये थीम अमेरिकन को और उनको ये दिया कि जी ये जो हामिद करज़ई को गवर्नमेंट जो इंस्टॉल की गई है पाकिस्तान इसको डिस्टेबलाइज करता है। पाकिस्तान चाहता ही नहीं अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आए। और वहाँ के पख्तूनों को भी जो बताना शुरू कर दिया कि आपके जो अमन नहीं आ रहा, जो आपकी तबाही है ना,
ये पाकिस्तानी करते हैं, खुद राम से आपको बड़ा करते हैं, तो उनके अंदर भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट रॉ के ज़रिए फिर वहाँ पर उन्होंने कुछ सड़कें बनानी शुरू कर दी इंडियंस ने, उनकी यूनिवर्सिटियों में कुछ स्कॉलरशिप में बच्चों को रख लिया, कुछ वहाँ पर 1-2 होटल बना दिए। तो उन्होंने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की इंडिया ने, जस्ट टू कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट किया जाए, एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स को उभारा जाए, और उसका उनको फ़ायदा भी हुआ, काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुए लोगों को ये बताने में कि विद इन अफ़गानिस्तान, बावजूद इसके कि हमने एज अ कंट्री एज अ आर्मी इतना अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया, उनकी जंग अपने ज़ुम्मे ले लिया, अपने मुल्क में डिस्टेबिलिटी लेके आए, चाहे वो अफ़गान जहाद था या उसके बाद का था, लेकिन वो हमारी कुर्बानी मानने को फिर तैयार नहीं थे, क्योंकि इंडिया की इन्वेस्टमेंट बहुत थी। अभी उनका बॉर्डर तो पाकिस्तान इंडिया का अफ़गानिस्तान से नहीं मिलता, बट वो कहीं से भी बाय एयर और सम और उन्होंने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफ़गानिस्तान में की है, जिसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मिलिटरीली तो हमें वो कुछ नहीं कर सके, बट कैजुअल्टीज़ डेफिनेटली अभी इनको जितने वेपन मिलते थे तरीके तालिबान वालों को, चाहे वो अहमद शाह ये हकीमुल्लाह मसूद है, या चाहे वो आपका ये वो जो था ये बैतुल्ला मसूद है, या मतलब जितने भी इनके लीडर्स थे, इनको वो ट्रेनिंग भी देते थे, इनको पैसे भी देते थे, इनको वेपन्स भी देते थे, तो वो यूज़ इनको डायरेक्टली वही कर रहे थे। अदरवाइज तो इतनी देर आपको ये गुरिल्ला वॉरफेयर सस्टेन ही नहीं कर सकते ना, स्वात ऑपरेशन में इंडियंस की बहुत वो, तो इस वजह से इंडिया का उसमें रोल रहा है। और ज़ाहिर है जब एंटी पाकिस्तान की उसकी बात आएगी तो कम्युनिटी में फिर अमेरिकन भी उनके साथ मिल जाते हैं, फिर ज़ाहिर तो नहीं आते, बट वो आते हैं, और जो भी गवर्नमेंट वहाँ पर आती है, चाहे वो अब्दुल्ला है, उसको भी अगेंस्ट पाकिस्तान कर दिया हुआ, और ये दूसरी भी पख्तून है, चाहे अभी इस वक्त वो जो उनके अशरफ गनी साहब हैं, इन लोगों के जिन्हों में बदगुमानियाँ पैदा कर दी। तो डेफिनेटली इंडिया ने उसको फ़ायदा उठाने की, आई एम श्योर कि वो कोई भी एनिमी हो तो वैसे ही करेगा। मतलब दुश्मन से हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, उसने तो यही करना है, बट हमें चुकन्ना रहना है और हमें अपने काउंटर मेजर्स ठीक लेने हैं। जैसे आपने कहा जी कि गुरिल्ला वॉरफेयर है, या ये भी इसी तरह, ये भी एक काइंड ऑफ जनरेशन 3rd जनरेशन वॉरफेयर होगा या 4th जनरेशन वॉरफेयर होगा, पहले और तरह से होती थी। अब कुछ अर्सा पहले, अच्छा मैं थोड़ा सा जरबे से थोड़ा सा हट के गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि जो है वो क्या कहते हैं आपसे बाकी चीज़ों के बारे में भी जानना है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो अब जिस तरह से ये वबा आने से पहले बिल गेट्स ने भी कहा था, और भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि अब आगे आगे जाके जो ये जनरेशन वॉरफेयर है, 4th जनरेशन वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये डिफरेंट होता चला जाएगा। आम जो एमिनेशन की जो जंग है या असलहों से जो लड़ते हैं, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और आगे जाके जो है वो डिफरेंट तरीके से वॉर लड़ा जाएगी। तो ये जो वबा का जो ये सारा तरीक़ाकार है, ये कौन सा जनरेशन वॉरफेयर है, और हमारे जो मुल्क का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने वाले इदारे हैं, वो किस हद तक प्रिपेयर्ड है इससे निपटने के लिए? असल नेचर ऑफ वॉरफेयर तो ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब दुनिया की हर चीज़ में चेंजेस आ रही हैं, द सोसाइटी इज़ चेंजिंग ओवरऑल, तो ज़ाहिर है टाइप ऑफ वॉरफेयर भी तो चेंज होगी ना। ऑल्दो पाकिस्तान इंडिया की हद तक तो मैं अभी भी कहूँगा कि बहुत अभी भी काफ़ी हद तक हमारी अभी भी वो ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट ही है। जब कभी भी पाकिस्तान इंडिया की तनाज़ा हो या जंग हो तो उसमें अल्टीमेट डिसाइड इन्हीं चीज़ों ने करना है, इसलिए वो मेंटेन सच आज आर्मी। बट इसमें कोई शक नहीं है कि दुश्मन तो चूँकि हमारा वो हर वक्त उसकी कोशिश ये रहती है। तो अभी जो काइंड ऑफ वॉरफेयर जैसे अभी हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, आपने सुना होगा 5th जनरेशन वॉरफेयर, और वो यही होती है 5th जनरेशन यूजिंग मीन्स ऑफ मीडिया, ये आपका मोबाइल को, व्हाट्सएप को, इन चीज़ों को यूज़ करके तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को आप प्रमोट करें, लोगों को बदल करें, लोगों के अंदर डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं, लोगों के मोराल को अफेक्ट करें, अपनी ही कमांड के अगेंस्ट उनके दिलों में ज़हनों में खदशात पैदा करें, ताकि लैक ऑफ ट्रस्ट हो, अंदर कोई अनरेस्ट हो फ़ौज के अंदर। बिकॉज उन्होंने जब ये देख लिया कि जी इस फ़ौज को डिस्पाइट ऑल जो भी इश्यूज़ हमारे इंटरनली हैं, आप एज अ मिलिट्री आप इसको डिफीट नहीं कर सकते मिलिटरीली। ट्रेडिशनल वॉर में आप इनको डिफीट नहीं कर, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बहुत बड़ी फ़ौज है, हमारी उनसे नस्बत कम फ़ौज है। तो फिर वो ये तरीके उन्होंने करना ही करने ज़ाहिर है, जिसमें आया दिन आपको मुख्तलिफ आजकल आपको कराची स्टॉक एक्सचेंज वाला जी हर जगह वो ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, ये तो बेसिकली टिपिकल वो है ना जी टेररिज्म। अभी जब इस साइड से थोड़ा सा पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया है तो उनको बलूचिस्तान मिला हुआ है। बलूचिस्तान में उन्होंने आजकल अपनी एक्टिविटी बढ़ाई हुई है, लोगों को जो बलोच लिबरेशन आर्मी के या BLF के लोग हैं, जो डिस्कंटल्ड एलिमेंट्स हैं जो इंटीरियर बलूचिस्तान में, उनको यूज़ करके वहाँ पर इन्वेस्ट करना। और अब कुलभूषण पकड़ा भी वहीं से गया था, तो वो तो एक ओपन सीक्रेट है उसमें, और उन्हें करना ही करना है। तो
बेसिकली दी आई वुड से कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेररिज्म प्लस ये जो आपको दूसरा मैं कह रहा हूँ कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के दूसरे मीन्स को यूज़ करके लोगों को डिसइंफॉर्मेशन फैलानी, वो उस कॉम्बिनेशन, बिकॉज देखिए डिसइंफॉर्मेशन का जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हमारे आम सोल्जर्स जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जब वो इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, जब उस तरह की चीज़ें देखते हैं और आप हिट किस चीज़ को करते हैं, उनकी सेंसिटिविटीज़ को हिट करते हैं, उनके बिलीव्स को हिट करते हैं, रिलीजियस बिलीफ। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सोसाइटी, चाहे हम नमाज़ पढ़े ना पढ़ें, जब रिलीजन की बात आएगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को लोगों के ज़हन सेक्टेरियनली आपके फ़िरके को, आपके फ़िक़े को टारगेट करना, फिर आपकी जो बेसिकली लीडरशिप है, चाहे मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, डिसेंशंस क्रिएट करके, ताकि आपका बेसिकली एज अ सोल्जर, एज अ पाकिस्तानी, जो आपका अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ है ना, वो अफेक्ट हो। जब मेरा सेल्फ बिलीफ अफेक्ट होगा कि यार मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं किस काम के पीछे पड़ गया हूँ, ये तो मैं जो मर्जी करता रहा हूँ, यहाँ पर तो चीज़ें कुछ होनी हो रहा है, या मैं बताते कुछ है करते कुछ है, इस तरह की चीज़ें एक थीम बिल्ड करके लोगों के जहनों में डालना। एक तो वो ये काम अभी पूरे ज़ोरों शोर से कर रहे हैं, डेफिनेटली ये नहीं कि सभी करते हैं, वो तो एक्टिवली ज़्यादा कर रहे हैं। आपने पूछा उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें तो आपको विजिबल नज़र आती है ना, जो कि मतलब आपने देखा फाटा में किया या बलूचिस्तान में किया कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इनविजिबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आप लोगों को जब जितना अवेयरनेस दिलाएंगे, लोगों को इन चीज़ों के अगेंस्ट गार्ड करने के लिए आप उनको बताएंगे कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। यंग ऑफिसर्स को बताएं, जो बता रहे हैं, फिर नीचे अपने ट्रैवल डाउन करता है आपके सोल्जर्स तक कि इन चीज़ों के अगेंस्ट आपने गार्ड करना है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएंगी, इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज आएंगी, इस तरह का आपके अंदर जो है ना वो कोशिश करेंगे कि आपका अंदर डिसेंशंस क्रिएट करें, रिफ्ट क्रिएट करें, और आपने ऑन गार्ड रहना है, इस तरह चीज़ों में बिलीव नहीं करना, और इस तरह की गैजेटरीज़ कुछ तरीके से यूज़ नहीं करना, कंट्रोल कर लेना है सोशल मीडिया का यूज़, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे इस तरह की चीज़ें, बिकॉज आप बंद तो नहीं कर सकते। तो मेरे नज़दीक 5th जनरेशन वॉरफेयर के अगेंस्ट सबसे बेस्ट तो तरीकाकार ये है कि लोगों से छुपाएं कुछ बात, उनको अवेयरनेस दिलाएं और उनको बताएं कि कैसे उन्होंने कन्फ्रंट करना है और एग्जैक्टली नेचर ऑफ द थ्रेट है क्या। जब तक उनको थ्रेट नहीं बताएंगे उस वक्त तक उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टिव मेजर्स ले नहीं सकते। आजकल के सोल्जर भी, चाहे एक तो आर्मी का एजुकेशन लेवल आगे से बेहतर है, अभी आर्मी का भी हर सोल्जर मिनिमम मैट्रिक है, और आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में चले जाए तो लोग अगर 6 जमातें भी पास है ना, तो कम से कम यूज़ ऑफ मीडिया उनको आता है साथ में, तो लोगों को बताना आजकल आसान है। तो आजकल के टाइम में लोगों से छुपा के आप बच नहीं सकते, उनको बता के अवेयरनेस दे के आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। इन्हीं लाइन्स के ऊपर आजकल फ़ौज के अंदर भी लोगों की ट्रेनिंग, बिकॉज मेरी 2nd जनरेशन आर्मी में है तो मुझे पता है, बताते रहते हैं बच्चे भी कि इन लाइन्स पे ट्रेनिंग दी जा रही है, इन लाइन्स पे बताया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी उस हद तक ये एनिमी अभी तक कामयाब नहीं हो सका जिस हद तक शायद उसने सोचा होगा, बट इट्स अ कॉन्स्टेंट थ्रेट। और जैसे आपने कोविड की बात की है, अभी ये देखें ना कि दुनिया इस हद तक भी जा सकती है, मतलब देयर इज़ नो लव लॉस्ट, इन चीज़ों में तो नहीं होता। आपने अपने दुश्मन, आप जब आप ये देखते हैं कि यार उठा के बंदूक तो आप उसके ऊपर हमला करने वाला टाइम तो गुजर गया, तो फिर यही तरीके हैं। अभी ये इसमें कोविड में भी आपने मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही होंगी कि चाइना ये किया और अमेरिका ने ये किया। अभी उसमें कुछ अगर हकीकत है या नहीं है, बट ये तो फैक्ट है ना कि इशू तो बन गया ना, एक थ्रेट तो आ गया ना, कई जाने चलेगी। अभी मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी ये देखिए ये अमेरिका की साजिश है। मैं कह यार साजिश वक्ती तौर पे ओके मान लिया, किसकी भी है, और भाई एक इशू तो है ना, पहले उससे तो लड़ो, इसको एक्सेप्ट करना कि प्रॉब्लम है, वो बाद में देखेंगे कि अभी हम आंखें बंद करके कर लें क्योंकि साजिश है तो मरते चले जाएं, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ये आपके पास ठीक है, इसमें किसी भी लिमिट तक, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और 6th जनरेशन और 7th जनरेशन 8th जनरेशन पता नहीं जाके कहाँ पर सिलसिला जाके रुकेगा। बट मेरा ख्याल है कि जो जो डेवलपमेंट्स मुख्तलिफ शोबे में हो रही है, तो एक अगर आप एक तरीका निकालते हैं तो उसका काउंटर भी साथ ही फिर कोई, बिकॉज इन लोगों ने भी तो आफ्टर उसको सेल करना होता है ना। अगर आपने लेट से वक्ती तौर पे बिलीव कर लें कि किसी ने कोरोना वायरस को स्प्रेड किया है, तो ज़ाहिर उसने उस वायरस के एंटी ड्रग्स भी तो उसने लेके आनी, बिकॉज उसकी भी दुनिया में जैसे अगर नए नए बैटल फील्ड्स नहीं आएंगे तो वेस्टर्न पावर्स के जो एमुनिशन और वेपन फैक्ट्रीज कैसे काम करेंगे, कौन खरीदे।